Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you Hindi second from class 8th chapter second word विचार. Student यह चैप्टर का थर्ड पार्ट है. ये थर्ड वीडियो है वर्ड विचार. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोग स्वर के भेद, व्यंजन और व्यंजन के भेद को पढ़ चुके हैं. इस पार्ट में हम आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे. वर्णों का उच्चारण स्थान. इसमें क्या है कि उच्चारण की वर्ण संबंधी अशुद्धियां को दूर करने के लिए, यानी जब किसी चीज का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में वर्ण संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसे दूर करने के लिए उच्चारण स्थान को जानना आवश्यक है. उच्चारण अवस्था में जिह्वा मुख के जिस अंग को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है. तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं. उच्चारण की वर्ण संबंधी अशुद्धियों को उच्चारण की वर्ण संबंधी अशुद्धियों वर्ण संबंधी अशुद्धि वर्ण संबंधी उच्चारण की वर्ण संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक है. उच्चारण अवस्था में जिह्वा मुख के जिस अंग को स्पर्श करती है जिह्वा मुख के जिस अंग को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है. स्टूडेंट इसे हम एक बार और देखेंगे. वर्णों का उच्चारण स्थान. उच्चारण की वर्ण संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक है. उच्चारण अवस्था में जिह्वा मुख के जिस अंग को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है. अब हम जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 10 वर्गों में बांटा गया है. यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों को 10 वर्गों में बांटा गया है.
उच्चारण को उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 10 वर्गों में रखा जाता है। वर्णों को 10 वर्गों में रखा जाता है। स्टूडेंट, अब हम स्थान और वर्ण देखेंगे। यहाँ कहाँ बनाते हैं स्थान, यहाँ वर्ण। अब यहाँ पे पहले नंबर 1 2 3 4 5 इस आधार पे हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 10 वर्गों में रखा जाता है, इसे हम रख दिए हैं। अब इसे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक क्रम संख्या स्थान वर्ण, क्रम संख्या स्थान वर्ण। यहाँ पर देखिए, एक इसको 6 नंबर करेंगे, 7 8 9 10 10 वर्गों में बांटा गया था, 10 वर्गों में हम इसे बांट दिए हैं। अब देखिए, पहला स्थान है कंठ। कंठ में क्या आ रहा है? अ आ क ख ग घ ङ। सेकंड तालव्य है, इसका उच्चारण हम करते हैं तो ताल से मिलता है। जैसे तालव्य ई च छ ज झ ञ य श इत्यादि। इस आधार पे नेक्स्ट है थर्ड है मूर्धन्य। इसका उच्चारण हम करते हैं तो मूर्धा को टच करता है। ट ठ ड ढ अड़ ग द र ट री, यानी ये जो जीभ है, ये जो है मूर्धा को स्पर्श करता है। और है दंत। इसका उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ है वो दांत को जो है स्पर्श करता है। जैसे ट श स द ध न ल श। और 5 है ओष्ठ। इसका उच्चारण करते समय हमारे ओठ जो है स्पर्श करते हैं। उ प फ ब भ म। 6 है कंठ तालव्य। इसका उच्चारण करते समय कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग होता है। जैसे ए ऐ, दंतोष्ठ, वाय 8 है कंठोष्ठ, ओ औ। इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ से निकलता है। इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। 9 है अनुनासिक, अंग इया अ र न म। 10 एंड लास्ट स्वर यंत्र ह और आ। इस उद्देश्य से ये चलता है। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसको बार बार जो है रिवाइज करेंगे। अब अगला हम पढ़ाते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, अब हम इसे समझेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के स्थान आधार पर व्यंजन के भेद। अब इसमें हम देखेंगे
अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे और कम प्रयत्न करना पड़े उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, परिभाषा, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे और कम प्रयत्न करना पड़े, और कम प्रयत्न करना पड़े, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो डिफिनीशन बताएं, अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ये जो है एक बार और परिभाषा को देखेंगे। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे और कम प्रयत्न करना पड़े उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अड़, त, द, न, नेक्स्ट प, ब, म, नेक्स्ट य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये सब उदाहरण है, अल्प प्राण के उदाहरण है। इसमें बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। अभी हम इसको और शॉर्ट में बताते हैं कि जैसे क, ग, अंगा, यानी समझ रहे हैं जैसे का वर्ग है, का, ग, अंगा। तो इसमें देखिए जो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा प्रत्येक वर्ग जो हम पढ़ा है, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें जब अल्प प्राण की बात कहेगा तो अल्प प्राण में हम रखेंगे हर प्रत्येक जो वर्ग हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम। यानी इसमें क्या आएगा? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हम उदाहरण के थ्रू इसको समझा दिए हैं। अब हम अगला बताते हैं, महाप्राण। महाप्राण
महाप्राण व्यंजन क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे और अधिक प्रयास करना पड़े। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे और अधिक प्रयास करना पड़ेगा, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंत में हा की ध्वनि आती है। एक और तथ्य है कि इनके अंत में हा की ध्वनि आती है। इसको एक बार और गाइड करेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे और अधिक प्रयास करना पड़े उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंत में हा की ध्वनि आती है। इसे हम क्रम में रखेंगे कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो अंत में हा की ध्वनि आती है। अब जैसे जैसे ख, घ, छ, झ, नेक्स्ट ठ, ढ, 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 थ, ध, फ, भ, इसे एक बार और देखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे और अधिक प्रयास करना पड़े उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंत में हा की ध्वनि आती है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध, फ, भ, च, श, श, ह आदि। अब इसके थ्रू हम समझेंगे कि जो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के जो व्यंजन होता था उसमें पहला, तीसरा और पांचवा आता था और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है। यानी इसका सेकेंड और फोर्थ आएगा। यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। जैसे हो गया इसको लेते हैं क्या वर्ग समझा देते हैं। क्या वर्ग का हो गया है पंचम अक्षर हो गए, 5 अक्षर आते हैं 5 वर्ग।
अब इसमें देखिए जो पहला, तीसरा और पांचवा था वो अल्प प्राण में आता था, लेकिन इसमें दूसरा और चौथा एक इसमें आएंगे महाप्राण में आते हैं, क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो अधिक समय लगता है और अधिक प्रयास करना पड़ता है, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें एक चीज और है कि आप देख सकते हैं कि इसमें विषम आते हैं, इसमें विषम जो है वर्ग के अक्षर आते हैं और इसमें सम आते हैं। जैसे 1, 1, 3, 5 एक अल्प प्राण में आएगा और 2 और 4 सम जो है ये आपका महाप्राण में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के भेद, अल्प प्राण, महाप्राण। अब हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद बताएंगे। स्टूडेंट्स, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद है, यानी इसमें बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्री में कंपन होता है। इसके आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, यानी जब हम बोलते हैं, बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित जो स्वर तंत्री में कंपन होता है, इसी के आधार पर हम व्यंजन को 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसके आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सघोष और नंबर 2 है अघोष। ये बहुत ही सिंपल है। सघोष, सघोष क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। स्टूडेंट, एक क्लियर हो गया होगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे जैसे आ, ये 3 तरह का हो गया। यानी जब इनका उच्चारण हम कर रहे हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो रहा है। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। ये सब क्या है कि जब इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सघोष है। अब व्यंजन में है, वैसे आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, बुक में देखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए ज्यादा लिखना संभव नहीं है। अब व्यंजन में हो जाएगा ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, ड,
घ, य, र, ल, व, ह, ये सब सघोष में आएंगे, ये व्यंजन में आते हैं। अब नेक्स्ट हम बताते हैं अघोष। अघोष ठीक जो है सघोष का उल्टा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में इसे सही कर देंगे, बाय मिस्टेक हो गया था, ये स्वर तंत्री में रहेगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। स्टूडेंट जब इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है, इसलिए इसे अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, स्टूडेंट्स ये आपके अघोष के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं कुछ अन्य ध्वनियां। कुछ अन्य ध्वनियां, अब इसमें हम देखेंगे कुछ अन्य ध्वनियां क्या है। उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ वर्णों जैसे, यानी जब हम उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ वर्णों जैसे क, ख, ग, ज, फ के नीचे बिंदु लगाकर क्रमशः क, कगार इस प्रकार लिखना। गजल यानी जो भी चीजें ऐसे मान लीजिए ग लिखें, इसको गजल लिख दिए और इसके नीचे एक बिंदी लगा दिए। इस प्रकार के जो कंडीशन होते हैं, जमीन, फौरन आदि लिखे जाते हैं। इनमें का, खा, ग का उच्चारण स्थान जिह्वा तथा फा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। वर्तमान समय में केवल ज और फा वर्णों का ही प्रयोग हो रहा है, यानी वर्तमान समय में केवल हम दो वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, ज और फा का। ज और फा, उसी के नीचे जो है हम बिंदु लगाते हैं। उच्चारण भाषा के वर्णों को हम जिस प्रकार बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं। अब उच्चारण देख लेते हैं हम। उच्चारण क्या है कि भाषा के वर्णों को हम जिस प्रकार बोलते हैं
जिस प्रकार बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं। उसे उच्चारण कहते हैं। भाषा में उच्चारण का स्थान उच्चतर स्थान है। यानी भाषा में यदि हम किसी भी भाषा का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भाषा का कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए भाषा में उच्चारण का उच्चतर स्थान है, क्योंकि यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ढंग से नहीं किया गया तो उसका प्रभाव लेखन पर भी पड़ता है, जिससे लेखन संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। उच्चारण की अशुद्धियां निम्नलिखित है। स्वर संबंधी अशुद्धियां, पहले हम देखते हैं स्वर संबंधी अशुद्धियां। स्वर संबंधी अशुद्धियां, इसमें क्या है, अशुद्ध उच्चारण और शुद्ध उच्चारण को देखेंगे। जैसे आविष्कार, आविष्कार आविष्कार गलत करते हैं। जैसे ये अशुद्ध और शुद्ध, इसके माध्यम से हम समझेंगे। जैसे लिखने आविष्कार, ये गलत है। होता क्या है, आविष्कार है। अब क्यों, यहाँ पर देखिए आविष्कार, ये उच्चारण गलत है ना। तो यदि उच्चारण गलत हो रहा है तो लेखन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और इसमें जो अशुद्धियां हुई है वो स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं। इसको सही रूप में आविष्कार बोलते हैं आविष्कार, तो आविष्कार लिखेंगे, ना कि आविष्कार। नेक्स्ट हो गया इकाई। इसको हम इकाई लिखते हैं, ना कि इकाई, ये गलत है। इसी प्रकार और ले लेते हैं उल्टा। शब्द सही क्या है, उल्टा। इन सब चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। ये हो गया स्वर संबंधी अशुद्धियां। स्वर संबंधी अशुद्धियों में ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का उच्चारण, जैसा कि हम पहले उसमें बता चुके हैं। स्वर के भेद पढ़ाते समय जो हम बताए थे आप लोगों को, ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उसमें हम बताए थे कि यदि हम ह्रस्व के स्थान पे दीर्घ या दीर्घ के स्थान पे ह्रस्व का प्रयोग कर देते हैं तो अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये उसी का रूप है। नेक्स्ट आपका है स्वर रहित अक्षर का स्वर सहित अक्षर की तरह तथा स्वर रहित अक्षर का स्वर सहित प्रयोग। यानी कुछ ऐसे हैं कि जो स्वर सहित होते हैं हम स्वर रहित कर देते हैं, जो स्वर रहित है उसको हम स्वर सहित कर देते हैं। कुछ इस प्रकार की भी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे यहां आप समझेंगे, जैसे हरिश्चंद्र, जैसे हरिश्चंद्र लिख दिए हैं हम, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण प्रयोग हो रहा है। यहाँ क्या, स्वर रहित अक्षर का स्वर सहित अक्षर की तरह तथा स्वर सहित अक्षर का स्वर रहित अक्षर की तरह उच्चारण होता है। यानी ये हम देख लें कि स्वर यहाँ हम लिखते हैं स्वर रहित और स्वर सहित। सबसे अच्छा यहाँ पे लिख के समझेंगे, स्वर रहित, यहाँ कर देते हैं स्वर सहित। ये क्या है, ये स्वर रहित है, और जब इसको हम स्वर सहित करते हैं हरिश्चंद्र, अब ये स्वर सहित हुआ। ये जो है शुद्ध है,
और ए अशुद्ध है। उसी प्रकार जैसे होता है बोलते हैं गल, ए अशुद्ध है, सही शब्द इसका क्या है, गलत है ना। ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। हम आशा करते हैं कि ये स्वर संबंधी अशुद्धियां समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आप लोगों को बताते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां क्या है, संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। यानी जैसे संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, जैसे श्रद्धा, श्रद्धा लिख देना, यहाँ पर अशुद्ध लिखेंगे, यहाँ पर शुद्ध लिखेंगे। पहला क्या है कि श्रद्धा, यहाँ लिखा है श्रद्धा, श्रद्धा इस प्रकार लिखी है, अशुद्ध है। जबकि लिखा क्या जाता है, श्रद्धा लिखा जाता है। श्रद्धा ये जो है सही है, ये सही है और ये गलत है। अगला क्या है कि कक्षा, इस प्रकार लिखेंगे कक्षा, ये क्या है, शुद्ध है, ये अशुद्ध है। और नेक्स्ट आता है रा एवं री के उच्चारण में अंतर, रा और री के उच्चारण में अंतर। जैसे कि हम लिखते हैं ग्रह, गृह, ऋण, तृण, इन सब का उच्चारण होता है। जैसे ग्रह हो गया, गृह हो गया, है ना। अगला है तृण और तृण, यानी इसमें समझना बहुत जरूरी है कि ये शब्द जो है गृह लिखना है तो गृह हम इस प्रकार लिखेंगे, ना कि इस प्रकार। इस प्रकार लिखेंगे तो ग्रह बन जाएगा, जिससे पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। ये जो है आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध है, अशुद्ध और ये शुद्ध है। इसे हम देखेंगे ए रा और री के उच्चारण में अंतर के आधार पर इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। थर्ड है मिलते जुलते व्यंजनों और शब्दों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। कुछ ऐसे हैं कि मिलते जुलते जो व्यंजन और शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती है। जैसे बोलते हैं शेर, जैसे शेर शब्द क्या है, शेर, यानी लिखने में यानी बड़ा सा के स्थान पर छोटे सा का प्रयोग कर देना। इस प्रकार की अशुद्धियां होती है। जैसे हो गया बेर, होता क्या है बैर। इस प्रकार के बहुत सारी अशुद्धियां हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं वर्ण विच्छेद। स्टूडेंट, वर्ण विच्छेद किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बंदर, बा धन दा धन ध र, अब इसको अलग अलग जो तोड़ा गया है यही वर्ण विच्छेद है। उसी प्रकार गुलाब हो गया, गु धन ला धन बा, इसे पूरा तोड़ दिया है, वर्ण विच्छेद किया गया है। शेर। अब हम पढ़ेंगे बलाघात। स्टूडेंट, किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात दो प्रकार का होता है, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात क्या है, किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे कमल में ला
ला पर, आसान में सा पर और घुमाना में मा पर आदि। उसी प्रकार वाक्य में क्या होता है, वाक्य बलाघात में किसी वाक्य के उच्चारण में शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। यानी जब अक्षर पर, किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर पर जब बल दिया जाएगा तो उसे शब्द बलाघात कहेंगे, और किसी वाक्य के उच्चारण में जब शब्द पर बल दिया जाएगा तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।